लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। यह साल था 1917। भारत की आजादी की लड़ाई में इस साल एक नया मोड़ आया था। अफ्रीका में लड़ाई लड़ने के बाद एक दुबला पतला शख्स अंग्रेजों से भिड़ गया। इस साल उसने एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसने अंग्रेजों को समझा दिया कि उनके लिए आगे की राह मुश्किल होने वाली है। मैं बात कर रहा हूं महात्मा गांधी और भारत में उनके पहले आंदोलन की, जिसका नाम था चंपारण आंदोलन। बिहार के चंपारण में किसानों के खिलाफ होने वाले अत्याचार के खिलाफ था यह आंदोलन। आज मैं आपको इसी आंदोलन की कहानी सुनाऊंगा। तिनकठिया प्रथा और नील की खेती ने बिहार सहित देश के कई किसानों को किस तरह से हाशिए पर ढकेल दिया था। किसानों पर इस कदर जुल्म बढ़ गया था कि गरीबी और भुखमरी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। ऐसे में महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल नाम के एक किसान के आग्रह पर बिहार आते हैं और वहां से उन्होंने चंपारण में किसानों की मांग उठाने का काम किया। अब क्या थी ये तिनकठिया प्रथा जिसके विरोध में ये आंदोलन हुआ, और कैसे इस आंदोलन से गांधी जी के महात्मा बनने का सफर शुरू हुआ, ये सारी बातें जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। हमारे देश में कई बड़े नेता हुए हैं। इन नेताओं की बदौलत देश की राजनीति और देश का समाज दोनों ही बड़े पैमाने पर बदलते रहे हैं। महात्मा गांधी की बात करें तो उन्होंने उन टूल्स को अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया जो कि अपने ज़माने के हिसाब से बेहद नए और इतने जनरल थे कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह का आंदोलन भी किया जा सकता है। सोच कर देखिए कि 1931 में जब गांधी जी ने कहा कि वो नमक कानून को तोड़ेंगे, तो किसने सोचा था कि वो एक बड़ी इंटरनेशनल हेडलाइन बन जाएगी। नमक जैसी चीज़ कैसे एक देश की सरकार को बैकफुट पर डाल सकती है, ये गांधी जी ने सिखाया। गांधी जी के इस विचार के पीछे एक ही बात थी कि नमक देश के हर शख्स को प्रभावित करता है और उस पर अंग्रेजों का हाई टैक्सेशन सब पर असर डालता है। इस तरह जनता की सोच से आंदोलन की समझ को गांधी जी ने विकसित किया था। एक और बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि गांधी जी ने अपने आंदोलनों को शुरू करने से पहले 2 साल तक भारत की यात्रा की थी। 1915 में उन्होंने अफ्रीका से भारत वापसी की और उसके बाद उन्होंने देश को समझने की कोशिश की, पूरे देश को घूमकर। ये भी यहाँ पर जानने लायक बात है कि जो सत्य और अहिंसा का फॉर्मूला वो अफ्रीका में इस्तेमाल करके अफ्रीकी औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़कर आए थे, वो भला भारत में काम आएगी भी कि नहीं, ये भी वो देखना चाहते थे अपनी यात्रा से। यही वजह है कि उनका पहला आंदोलन आपको अप्रैल 1917 में दिखता है, जो चंपारण आंदोलन के नाम से मशहूर हुआ। नील की खेती के विरोध में हुए इस आंदोलन में देश के पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने उनके साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया। अब क्या था ये नील का आंदोलन और क्यों गांधी जी इस आंदोलन में कूद पड़े, आइए आपको पूरी कहानी बताता हूँ। अंग्रेज नील की खेती कराते थे भारत में, खासतौर पर बंगाल और बिहार के किसानों से। ये नील पेंट करने का काम आता था। यूरोप में नील को बेचकर इंग्लैंड खूब प्रॉफिट कमाता था, लेकिन इस प्रॉफिट का थोड़ा सा भी हिस्सा किसानों के पास नहीं जाता था। वो एक तरह से अपनी ही जमीन पर बंधुआ मजदूर थे। नतीजा ये हुआ कि किसानों को इसका बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता था। अब अगर आप देखो तो 1917 वो दौर था जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटेन और भारत ही नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए उथल पुथल का दौर भी था। लंबे टाइम से नील की खेती कर रहे ये किसान सालों से गरीबी और मजबूरी की मार झेल रहे थे। अब इस खस्ता हाली को झेलना यहाँ के किसानों के लिए मुश्किल होता जा रहा था। नील की खेती से वो तबाह हो गए थे, लेकिन नील की खेती करना उनकी मजबूरी थी जिसे वो छोड़ नहीं सकते थे। इसके पीछे की एक वजह थी तिनकठिया कानून। दरअसल अंग्रेजी सरकार ने नील के किसानों पर तिनकठिया कानून लागू कर दिया था। इस कानून का मतलब था कि अब किसानों को 1 बीघा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना कंपलसरी हो गया था। यही नहीं, इस कानून में यह बात भी थी कि किसान अपनी जमीन के किस हिस्से में नील के फसल की बुआई करेगा, यह अधिकार भी उसके पास नहीं था। ये ब्रिटिश ऑफिसर्स तय करते थे। अब इस कानून के साथ दिक्कत ये थी कि फसल की कीमत बेहद कम होती थी और नील की खेती करने से जमीन की प्रोडक्टिविटी कम होती जाती थी। उस दौर में 1 बीघे पर खेती करने के लिए 19 रुपए दिए जाते थे, जो कि बहुत कम होते थे। बीच में बिचौलिए होते थे जो कुछ रकम इसमें से ले लेते थे, और मुआवजा किसी भी चीज़ का नहीं था। मतलब अगर फसल खराब हो गई तो किसान को कुछ नहीं मिलता था, वो मजदूरी करने पर भी मजबूर हो जाते थे। कुल मिलाकर नील की खेती करना एक ऐसी मजबूरी थी जिसमें किसान के हाथ में कुछ भी नहीं था।
जो पैसा अंग्रेज दे दे उसे लेना पड़ता था और उस पैसे पर टैक्स भी देना ही पड़ता था। ऐसे माहौल में गांधी जी जब 1916 में लखनऊ में थे तब उनसे चंपारण के कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया। गांधी जी ने बहुत मना करने के बाद आखिरकार वहां जाने की सोची, क्योंकि उन्हें पता चला कि बिहार के ये किसान उन्हें और भी जगहों पर मिलने की कोशिश कर चुके थे इससे पहले। अब गांधी जी जाने के लिए मान गए और उनको मनाया था राजेश शुक्ला ने। मैंने वीडियो की शुरुआत में इसके बारे में बताया था। अब जब गांधी जी चंपारण गए तब उस टाइम पर चंपारण में नील के 70 कारखाने थे। ये कारखाने चंपारण की इकोनॉमी की नींव थे। हर कारखाना 2 से 5 मील के रेडियस में था। इन कारखानों के अपने अपने इलाके हुआ करते थे। इन्हीं कारखानों की वजह से जो लोग अन्न की खेती करते थे उन्हें भी जबरदस्ती नील की खेती में ढकेल दिया गया था। और ये सारा कुछ हो रहा था पहले वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, जो कि 1914 में शुरू हुआ था। ब्रिटेन इस वर्ल्ड वॉर में कूद पड़ा। जब जंग हुई तो पैसों की और जरूरत पड़ी। ये जरूरत किसानों के लिए शोषण का एक नया दौर लेकर आई। अगर कोई किसान नील की खेती करने से मना करता था तो बेरहमी से उसकी पिटाई की जाती थी, कई बार जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। इस तरह से बंगाल और बिहार के किसान लगातार बर्बाद होते जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि किसानों ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी। साल 1914 में छोटे किसानों ने एकजुट होकर जिला मजिस्ट्रेट के पास अर्जी दी और अपना दुखड़ा भी सुनाया। नतीजा ये हुआ कि कुछ करों से, कुछ टैक्सेस से राहत मिल गई। इसमें कारखानों की ओर से वसूला जाने वाला 1 आना टैक्स भी शामिल था। कारखानों की आमदनी जब कम हुई तो वो लोग किसानों से नील की खेती के लिए अलग से सिंचाई का पैसा वसूलने लगे। ये वसूली भी बंद हो गई। नील के धंधे से जुड़े आला अधिकारी किसानों पर जो टैक्स लगाते थे, अगर किसान उसे नहीं भरते थे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड सजाएं होती थी। इससे पहले बंगाल में भी किसानों ने इस खेती के लिए विद्रोह किया था। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो इसे नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस विद्रोह को भी अंग्रेजों ने दबा दिया और किसानों की जो प्रॉब्लम्स थी, जो उनके सामने चैलेंजेस थे, वो अभी भी कम नहीं हुए थे। इस तरह से अगर आप देखो तो महात्मा गांधी के आंदोलन से पहले तक आंदोलन और विद्रोह दोनों हो चुके थे और बंगाल से लेकर बिहार तक के जो किसान थे उनकी हालत बहुत खराब थी। कर्ज के बोझ तले दबे किसान मजबूर थे नील की खेती करने के लिए। दूसरी किसी भी फसल की खेती ब्रिटिश सत्ता करने नहीं दे रही थी। इसके साथ ही एक प्रॉब्लम और थी। प्रॉब्लम यह थी कि नील की खेती से ज़मीन बंजर होती थी, इसलिए एक बार नील की खेती करने के बाद कुछ सालों के लिए उस ज़मीन पर नील नहीं उगाया जाता था। लेकिन किसानों से अंग्रेज़ों ने इतनी ज़बरदस्ती खेती करवाई कि उसकी वजह से फसल भी कम हुई और आखिर में इतनी कम पैदावार होने लगी कि इसका घाटा अंग्रेज़ों को भी होने लगा। इस तरह से चंपारण में नील की खेती तो कम हुई ही हुई, उसके साथ ही साथ अन्न की भी कमी होने लगी, क्योंकि उस ज़मीन की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होने लगी। और इसका नतीजा क्या हुआ? चंपारण में भुखमरी की नौबत आ गई। अब ऐसे में किसानों को कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। उन्हें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो यहाँ आकर उनकी आवाज़ अंग्रेज़ी हुकूमत तक पहुँचाए और उन्हें अत्याचारों की अंधेरी खाई से बाहर निकाले। इसलिए चंपारण के एक साधारण से किसान राजकुमार शुक्ल ने इस खेती और जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। तब ऐसा भी हुआ कि अंग्रेज़ों ने उन्हें कई बार केस में फंसा दिया और जेल में डाल दिया। हर बार वो बाहर निकलते ही फिर से विरोध करते। तो ऐसे हुआ ये कि अंग्रेज़ों ने शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर इनाम की घोषणा कर दी। फिर हुआ ये कि राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले और चंपारण में चंपारण के किसानों के लिए एक प्रोटेस्ट को लीड करने की रिक्वेस्ट की। इसके बाद जो हुआ वो भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। चंपारण महात्मा गांधी की लैब बन गया, जहां उन्होंने सत्य और अहिंसा का पहला प्रयोग किया। अपनी जीवनी द एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में गांधी जी ने लिखा है, वहां जाने से पहले मैं चंपारण का नाम भी नहीं जानता था। नील की खेती होती है ये विचार भी मन में नहीं था। राजकुमार शुक्ल नाम के चंपारण के किसान ने उनका पीछा किया और वकील बाबू, उस वक्त बिहार के नामी वकील और जयप्रकाश नारायण के ससुर ब्रजकिशोर प्रसाद के बारे में वो कहते हैं कि वो सब हाल बता देंगे आपको। साथ ही चंपारण आने का निमंत्रण भी देते रहे। ये क्रम चलता रहा और आखिर में मुझे चंपारण जाना पड़ा। परेशान किसान, बदहाल जनता और लोगों पर सरकारी टैक्स का बोझ। किसान राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंचे। तब उनके एजेंडा में यही 3 मुद्दे थे। गांधी के आने की खबर सुनकर हजारों किसान उनसे मिलने के लिए उमड़ पड़े। रो रो कर अपनी समस्या वो गांधी जी को बताने लगे। उधर इन सभी हरकतों से अंग्रेज अफसर सतर्क हो गए। तुरंत पुलिस को भेजा गया। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दे दिया, लेकिन गांधी जी किसानों को इंसाफ दिलाने की ठान चुके थे। गांधी जी ने जिला छोड़ने से साफ मना कर दिया। फिर वही होना था जो एक्सपेक्टेड है, गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। 18 अप्रैल को कोर्ट में उनकी पेशी हुई।
गांधी जी ने मजिस्ट्रेट के सामने बहुत ही निडर और विनम्र सुर में कहा कि वो चंपारण में किसानों की हालत जानने आए हैं। जब तक हालत से वाकिफ नहीं हो जाते वो चंपारण को नहीं छोड़ेंगे। अगर इस बात की उन्हें सजा भी मिले तो वो सजा भुगतने को तैयार हैं। गांधी जी की सच्चाई और निडरता देखकर मजिस्ट्रेट चकरा गया। उसे कुछ नहीं समझ में आया तो उसने क्या किया, तारीख को आगे बढ़ा दिया। ये घटना फिर अखबारों में सुर्खियां बन गई। अंग्रेज हुकूमत तक मामला पहुंचा। विश्व युद्ध चल रहा था और रशिया में लेनिन बोल्शेविक क्रांति जो है वो अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी थी। अंग्रेजी हुकूमत किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी इस टेंस माहौल में। ऐसे में उन्होंने गांधी के आगे झुकते हुए मुकदमे को वापस ले लिया और जांच में सहयोग करने का आदेश भी दिया। सत्य की ये पहली जीत थी। गांधी खुलकर गांव-गांव जाने लगे। 5000 से ज्यादा किसानों के बयान इस दौरान दर्ज हुए। चंपारण सत्याग्रह की दूसरी सबसे बड़ी जीत तब हुई जब प्रांतीय सरकार ने भी किसानों पर अत्याचार के खिलाफ जांच के लिए एक समिति बना दी। गांधी जी को इस समिति में जगह दी गई। बाद में समिति की रिकमेंडेशन पर करीब 100 साल पुराना तिनकठिया यानी तिनकठिया प्रथा कानून जो था वो कानूनी तौर पर खत्म हो गया। किसानों से जो अवैध रूप से धन का 25% लिया जा रहा था उसको वापस लौटाया गया। इस दौरान कई भूरे अधिकारी शर्मसार हुए जो अपना सामान बांधकर अपने देश वापस लौट गए। सत्याग्रह में मीडिया पर पाबंदी, सत्य के प्रयोग में महात्मा गांधी ने लिखा है, परेशानी किसानों की थी तो मैं चाहता था कि वही बोले, अपनी आवाज बुलंद करें। इस सत्याग्रह को मैं राजनीति से दूर रखना चाहता था, इसीलिए सभी अखबारों के संपादकों को चिट्ठी लिखकर किसी भी संवाददाता को चंपारण ना भेजने की दरख्वास्त मैंने की थी। दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह से 100 साल से भी पुरानी प्रथा समाप्त हो गई। नील की खेतों में बदन जलाती औरतों और बच्चों को उनका हक मिल गया। वहीं गांधी जी को देश की राजनीति में धमाकेदार एंट्री मिली। इसके साथ ही देश को एक नया नेता मिला तो नई तरह की एक अहिंसक राजनीति भी मिली। जैसे गंगा का उद्गम गंगोत्री से हुआ है, ठीक वैसे ही गांधी जी से बापू और महात्मा बनने के सफर का पहला स्टेशन चंपारण ही है। चंपारण आंदोलन की सबसे बड़ी देन ये रही कि इसने गांधी जी को भारत की जनता के बीच में एक सच्चे लीडर के तौर पर स्टैब्लिश कर दिया। ये आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का पहला सत्याग्रह बना, जिसने आगे के आंदोलनों को जैसे कि असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब की नींव रखी। चंपारण ने भारत को ये सिखाया कि अहिंसक प्रतिरोध और जनता की एकजुटता सबसे बड़े साम्राज्य को भी झुका सकती है। यही वो मौका भी था जब गांधी जी का महात्मा बनने का सफर सचमुच शुरू हुआ। तो दोस्तों, ये थी कहानी गांधी जी के पहले आंदोलन की, जिसमें जनता की ताकत ने अंग्रेजी हुकूमत को झुका दिया। अब आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mic, you get all relevant